बड़ी बहू, तुम्हें 50 बार बोला है कि हर शगुन के काम में आगे मत आया करो। एक बार में बात समझ नहीं आती? घर में बंद करके रख दूं तभी अकल ठिकाने आएगी। देख रही हो ना, यहाँ छोटी बहू की पहली रसोई होने जा रही है और तुम अपनी मनुष्यत फैला गई। आरती जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी प्रिया भाभी के हाथ में पानी का लोटा था, जो आरती जी की तेज कड़कती आवाज़ सुनकर कांपने लगा। उनकी आंखें नीचे झुक गई और चेहरे पर ऐसा खौफ तैर गया जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। वो बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। उनके पैरों की पायल की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे इस घर में ब्याह कर आए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं था और आंखों में नए घर के जो सपने थे उन पर इस घटना ने जैसे ठंडा पानी डाल दिया हो। अपनी नई सास का प्रिया भाभी के प्रति ये अमानवीय और क्रूर रवैया देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं वही रसोई के प्लेटफॉर्म पर पकड़े खड़ी रह गई। मेरी जेठानी प्रिया भाभी की किस्मत ने उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। शादी के महज 4 साल के बाद ही एक भयानक सड़क हादसे में भगवान ने उनके पति को उनसे छीन लिया था। उनकी 1 साल की मासूम बेटी थी, मीठी। मीठी से तो घर के सब लोग बहुत प्यार करते थे, उसे गोदी में उठाते थे, चूमते थे। लेकिन न जाने क्यों जैसे ही नज़र प्रिया भाभी पर पड़ती सबकी बौहें तन जाती थी। वो पूरे दिन घर में एक दासी की तरह खटती रहती थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबका नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना। लेकिन उनकी खुद की खुशी से इस घर में किसी को कोई सरोकार नहीं था। हाथों में सूनी कलाइयाँ, माथे से गायब बिंदी, मांग में सफ़ेद सूनापन और होठ पर छाई एक स्थायी खामोशी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती परछाई हो। आज मेरी पहली रसोई थी। शगुन के तौर पर मुझे सूजी का हलवा बनाना था। आरती जी ने सुबह से ही कह दिया था, शिल्पी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, बड़ी बहू को रसोई के आसपास मत फटकने देना। वो नहीं चाहती थी कि किसी शुभ काम में एक विधवा की परछाई भी पड़े। लेकिन भाभी तो बस गलती से रसोई के कोने में रखा लोटा लेने के लिए आई थी, क्योंकि मीठी को प्यास लगी थी। बस इस एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें पूरे परिवार और बाहर से आए कुछ मेहमानों के सामने इस कदर जलील होना पड़ा। दोपहर ढल चुकी थी। घर आए मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। आरती जी थककर अपने कमरे में सो रही थी। पूरा घर एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरा मन अंदर से बहुत बेचैन था। हलवा बनाने की जो खुशी मेरे चेहरे पर सुबह थी वो अब एक भारी उदासी में बदल चुकी थी। मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी। उनका कमरा घर के सबसे आखिरी कोने में था, जहाँ दिन में भी ठीक से धूप नहीं पहुँचती थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरे के नाम पर वहाँ सिर्फ एक साधारण सा बेड, एक पुरानी लोहे की अलमारी और एक लकड़ी की टूटी सी कुर्सी थी। कोई सजावट नहीं, दीवारों पर कोई कैलेंडर या तस्वीर नहीं। दीवारों का रंग भी उनके जीवन की तरह बिल्कुल सफ़ेद, बेजान और फीका था। भाभी बेड पर बैठी हुई मीठी को गोद में सुला रही थी। उनकी आंखों के कोर अभी भी गीले थे। मुझे अचानक दरवाजे पर देखकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। वो घबराकर धीमी आवाज़ में बोली, शिल्पी, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी वजह से आज तुम्हारा पहला दिन खराब हुआ और अब तुम्हें भी उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तुम प्लीज़ अपने कमरे में जाओ। भाभी की आवाज़ में छुपा वो डर मेरे दिल को चीर गया। मैंने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर उनका कांपता हुआ हाथ थाम लिया, उन्हें वापस बेड पर बिठाया और उनका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच भींचते हुए कहा, भाभी, मुझे नहीं पता कि अतीत में इस घर में क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, माँ जी का आपके प्रति ये बर्ताव मुझसे देखा नहीं जा रहा। कोई इंसान इस तरह कैसे जी सकता है? आप भी तो इसी घर की बहू हैं, फिर ये परायापन क्यों? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अथाह सागर जैसा दुख था। उन्होंने एक बहुत ही फीकी, बेजान मुस्कान के साथ कहा, शिल्पी, तुम अभी अभी नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब देखकर बुरा लग रहा है। लेकिन सच मानो, मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। जब पहली पहली बार माँ जी ने मुझे अपशकुनी कहा तो मैं रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी, पर अब मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। मेरी किस्मत में भगवान ने यही ताने, यही गालियाँ लिखी है। कहते कहते उनका गला रुंध गया और वो मीठी को छाती से लगाकर फपक फपक के रो पड़ी। उनकी उम्र ही क्या थी, मुश्किल से 30 या 32 साल।
ये उम्र तो ज़िंदगी को खुलकर जीने की होती है, लेकिन इस उम्र में उनके हिस्से सिर्फ एक अंतहीन खालीपन आया था। मैंने उनकी पीठ को सहलाया और कहा, भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये आपकी छोटी बहन का कमरा है। आप यहाँ पूरे हक से आ सकती हैं। आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझसे अपने दिल की हर बात कह सकती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना पूरा हो चुका था। अब मैं भी घर की गृहस्थी के कामों में हाथ बटाने लगी थी। लेकिन इस 1 महीने में मैंने एक बात गौर की। भाभी 24 घंटे खुद को काम में झोंके रखती थी। जब भी मैं रसोई में जाती, वो तुरंत मेरा हाथ से चाकू या बर्तन ले लेती और कहती, शिल्पी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अभी आराम करो। सजने संवरने के दिन है तुम्हारे। मैं काम में व्यस्त रहकर अपना दिन काट लेती हूँ। अगर मैं खाली बैठूंगी तो पुराने दिन याद आएंगे, जो मैं नहीं चाहती। एक दोपहर जब माँ जी किटी पार्टी में गई हुई थी, मैं रसोई में भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो पसीने में तरबतर होकर रोटियां बेल रही थी। मैंने गैस बंद की और उनका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है। आप कब तक इस तरह खुद को घर की चार दीवारी में और इस चूल्हे चौके के दलदल में कैद करके रखेंगी? आप बाहर क्यों नहीं निकलती? किसी पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं लेती? इससे आपका मन भी बहलेगा और आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी। ये सुनते ही भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डरकर रसोई के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे माँ जी अभी आ जाएंगी। वो सहम कर बोली, शिल्पी प्लीज़, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ऐसी बातें दोबारा मत करना। अगर माँ जी के कानों में ये बात पड़ गई तो वो कहेंगी कि नई बहू को बड़ी बहू बिगाड़ रही है। वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। वो पहले ही बात बात पर मुझे मायके भेजने की धमकी देती हैं, और मायके में अब माता पिता भी नहीं हैं। मैं अपने भाई भाभी के टुकड़ों पर और उनके भरोसे नहीं बैठना चाहती। भाभी के मन में आरती जी का खौफ इस कदर गहराई से बैठ चुका था कि वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छाएं, सब कुछ भूलकर बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उस रात जब कमरे में सब शांत हो गया तो मैंने अपने पति विहान से इस बारे में बात की। विहान बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, विहान, क्या भाभी की ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही कटेगी? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से कोई नया सवेरा नहीं आ सकता? क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? विहान ने लैपटॉप बंद किया, एक लंबी और भारी सांस ली और बोले, शिल्पी, जो तुम सोच रही हो वो गलत नहीं है। भैया के जाने के करीब 1 साल बाद मैंने खुद माँ से बात की थी और भाभी से भी पूछा था कि क्या वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन समाज के डर से और लोक लाज के मारे भाभी ने खुद ही हाथ जोड़कर मना कर दिया था। जब वो खुद ही तैयार नहीं तो मैं माँ से दोबारा क्या बात करूँ? इस समाज में एक विधवा की दूसरी शादी कराना इतना आसान नहीं है शिल्पी। विहान की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मेरा मन हार मानने को तैयार नहीं था। मैं समझ गई थी कि भाभी को ना कहना कोई उनकी मर्जी नहीं थी, बल्कि वो डर था जो माँ जी और इस समाज ने उनके भीतर भर दिया था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस डर को ख़त्म करके ही रहूँगी। अगले दिन मौका बहुत अच्छा था। माँ जी अपनी सहेली के घर किसी पारिवारिक समारोह में गई थी और रात से पहले नहीं आने वाली थी। विहान भी ऑफिस गए हुए थे। मैंने तुरंत भाभी के कमरे का रुख किया। वो हमेशा की तरह मीठी के फटे हुए कपड़ों पर रफू कर रही थी। मैंने सीधे जाकर उनके हाथ से सुई धागा छीना और उन्हें खींचकर अपने कमरे में ले आई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी हैरान थी। शिल्पी, ये क्या बचपना है? दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? मैंने उन्हें आईने के सामने खड़ा किया। आईने में उनका बेजान चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भाभी, आज आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। हो सकता है आप सोचें कि मैं छोटी होकर अपनी हदें पार कर रही हूँ, लेकिन आज आपको मानना होगा। कब तक आप इस अंधेरे कुएं में घुटती रहेंगी? आपकी उम्र की लड़कियों की तो अभी शादियाँ हो रही हैं, वो सपने देख रही हैं, और आपने खुद को एक जीती जागती कब्र में चुनवा दिया है। भाभी, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से हरा भरा कर सकती हैं। मैं आपकी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी मेरी है। माँ जी को मैं मनाऊंगी। भाभी ने जैसे कोई करंट खाया हो। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हटकर उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया था। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, शिल्पी, ये कैसी पाप जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं एक हिंदू विधवा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। तुम अभी नासमझ हो। तुम अपनी नई गृहस्थी पर ध्यान दो, विहान के साथ खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। मैंने हार नहीं मानी। मैं एक कदम और आगे बढ़ी
और दृढ़ता से कहा, पाप? अपनी ज़िंदगी को सम्मान से जीना पाप है भाभी, तो फिर घुट घुट कर एक नौकरानी की तरह जीना पुण्य कैसे हो सकता है? चलिए, आप अपने बारे में मत सोचिए, अपनी इस 1 साल की मासूम सी बेटी मीठी के बारे में तो सोचिए। क्या कसूर है इस बच्ची का? इसे पिता का साया तो मिला ही नहीं, और माँ के नाम पर इसे मिली है एक सहमी हुई रोती हुई औरत। क्या आप चाहती हैं कि मीठी भी इस घुटन और अपमान के माहौल में बड़ी हो? कल को जब इसके स्कूल की फीस भरनी होगी, समाज के सामने इसके हाथ पीले करने होंगे, तब आप अकेले इस कठोर समाज से कैसे लड़ेंगी? मेरी ये बात सीधे भाभी की माथे पर जाकर लगी। मीठी का नाम सुनते ही उनका सारा गुस्सा पिघल गया। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और अपना मुंह छिपाकर फूट फूट के रो पड़ी। वो रोते हुए बोली, शिल्पी, मैं क्या करूं? तुम माँ जी को नहीं जानती हो, वो बहुत कड़क है। अगर उन्हें भनक भी लगी तो वो मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगी। मेरे पास जाने का कोई जगह भी नहीं है। मुश्किल से सिर छिपाने की ये छत मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैंने फर्श पर बैठकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, उनके आंसू पोंछे और कहा, भाभी, जब तक आपकी छोटी बहन जिंदा है, आपकी छत कोई नहीं छीन सकता। माँ जी की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप मुझे अपनी सहमति दीजिए, बाकी दुनिया से मैं लड़ लूँगी। भाभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना रोना बंद कर दिया और मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। उनकी इस खामोशी में एक बहुत बड़ी हाँ छिपी हुई थी। अब मेरा असली मिशन शुरू हो चुका था। सबसे पहले मैंने विहान को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया। विहान ने शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब मैंने उन्हें मीठी के भविष्य का वास्ता दिया तो वो भी तैयार हो गए। विहान ने अपने स्तर पर कोशिशें शुरू की और किस्मत से उन्हें अपने ही एक दोस्त के बड़े भाई शिवम जी का रिश्ता मिल गया। शिवम जी की पत्नी 1 साल पहले कैंसर के कारण देहांत हो चुका था और उनका भी एक 3 साल का बेटा था। शिवम जी एक बैंक में मैनेजर थे, सुलझे हुए और बहुत ही संस्कारी इंसान थे। जब विहान ने उन्हें प्रिया भाभी और मीठी के बारे में बताया तो वो शहर इस शादी के लिए तैयार हो गए। उनका कहना था कि मीठी को एक पिता मिल जाएगा और उनके बेटे को एक माँ। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी चट्टान सामने खड़ी थी आरती जी। एक शाम जब माँ जी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, विहान और मैं उनके पास गए। विहान ने हिम्मत जुटाई और बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, माँ, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमने भाभी की ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया है। हम उनकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। ये सुनना ही था कि आरती जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बजा। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो सोफे से खड़ी हो गई और उनकी आंखें अंगारे बरसाने लगीं। वो चिल्लाकर बोली, विहान, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? और बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, घर में आए 2 महीने नहीं हुए और तुम इस घर के फैसले करने लगी हो? इस घर की इज्जत को चौराहे पर नीलाम करना चाहते हो तुम लोग? समाज क्या कहेगा? बिरादरी वाले थू थू करेंगे हम पर। लोग कहेंगे कि शर्मा जी के परिवार वाले इतने लालची और गरीब हैं कि अपनी विधवा बहू को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सके, इसलिए उसे दूसरे घर पर हाँक दिया। वो हमारी बहू है और जीते जी इस घर से उसकी डोली दोबारा नहीं उठ सकती। माँ जी का गुस्सा आसमान छू रहा था। विहान चुप हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर आज मैं चुप रह गई तो प्रिया भाभी हमेशा के लिए उस सफ़ेद बेजान कमरे में दफन हो जाएंगी। मैंने अपनी आवाज़ में सम्मान रखते हुए लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहा, माँ जी, आप किस समाज की बात कर रही हैं? उस समाज की जो भाभी के आंसू पोंछने कभी नहीं आता, जो उन्हें देखते ही मनहूस और अपशकुनी कहकर ताने मारता है। क्या उस समाज के डर से हम एक 30 साल की जीती जागती औरत की ज़िंदगी को जिंदा कब्र बना दें? माँ जी, जमाना बदल चुका है। अगर आज भाभी इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती तब आपका ये समाज कुछ नहीं कहता, तब घर की इज्जत नहीं जाती, तो फिर किसी का उजड़ा हुआ घर बसाने पर यह कैसी आपत्ति? चुप कर बहू। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कमरे के बाहर खड़ी प्रिया भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर माँ जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भाभी थर थर काँप रही थी। मैंने कहा, माँ जी, 1 मिनट के लिए समाज को भूल जाइए। अपनी इस बड़ी बहू को नहीं, अपनी इस बेटी को देखिए। देखिए इसकी सूनी आंखों को जो रोज रात को रोती हैं। क्या किसी की यादों के सहारे इतनी लंबी जिंदगी काटी जा सकती है? अगर आज आपकी खुद की बेटी इस मोड़ पर खड़ी होती तो क्या आप उसे इसी तरह घुटने के लिए छोड़ देती? क्या मीठी को एक पिता का प्यार पाने का हक नहीं है? पहली बार आरती जी ने प्रिया भाभी के चेहरे को उस नज़रिए से देखा। भाभी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, लेकिन उनके होठ सिल गए थे।
उस खामोश रुदन में एक ऐसा दर्द था जिसने आरती जी के भीतर पत्थर बन चुकी सांस को पिघला दिया और वहाँ एक माँ को जगा दिया। माँ जी के चेहरे पर कड़े भाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। उनकी आंखों में भी आंसू तैर गए। उन्होंने आगे बढ़कर प्रिया भाभी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और भर्राई आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं समाज के अंधे चश्मे से तुझे देख रही थी। मैं भूल गई थी कि तू भी किसी का जिगर का टुकड़ा है। इस घटना के ठीक 2 दिन के बाद हमने पास के एक प्राचीन मंदिर में बेहद सादगी से प्रिया भाभी और शिवम जी की शादी संपन्न कराई। जब भाभी लाल जोड़े में, माथे पर बिंदी, हाथों में हरी चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर सजाकर सामने आई तो ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा प्रकट हो गई हो। उनका वो फीकापन गायब हो चुका था और वो अपनी असली उम्र से छोटी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवम जी ने मीठी को अपनी गोदी में उठा रखा था और मीठी उन्हें पापा कहकर हंस रही थी। विदा होते समय प्रिया भाभी ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की खुशी के थे। उन्होंने मेरे कान में कहा, शिल्पी, तुम मेरे लिए सिर्फ इस घर की देवरानी बन के नहीं आई थी, तुम मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आई। तुमने मेरी इस उजड़ी हुई और बेरंग दुनिया को फिर से खुशियों के रंगों से भर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी माँ जी आगे बढ़ी। उन्होंने शिवम जी और प्रिया भाभी को आशीर्वाद दिया और भाभी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बड़ी बहू नहीं, प्रिया बेटा, आज के बाद तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बड़ी बेटी हो। इस घर के दरवाजे और इस माँ का दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी मन करे अपने घर आ जाना। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की से प्रिया भाभी हाथ हिला रही थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मैंने पिछले 2 महीनों में कभी नहीं देखी थी। मेरे मन में एक असीम सुकून था कि मैंने एक डूबती हुई जिंदगी को तिनके का सहारा देकर बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।